हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका सर्विस स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे इस लेक्चर में फ्रेंड्स, या इस चैप्टर में हमें जानना क्या है कि जो ब्रांचेज में हम या बैंक में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, उसके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने डेबिट कार्ड के लिए आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, तो कितने दिन में आपको डेबिट कार्ड स्टैंडर्ड तरीके से दे देना चाहिए। किसी कस्टमर ने आपके पास कंप्लेंट की कि सर मेरे खाते से पैसे कट गए हैं, मुझे वापस चाहिए। उसने आपको कंप्लेंट की, तो कितने दिन में आपको ये रिजोल्यूट कर देना है। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है। जितनी भी सर्विसेज में कस्टमर द्वारा हम कस्टमर को जितनी भी सर्विसेज देते हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो उसी के बारे में फ्रेंड्स ये पूरा चैप्टर है आपका, सर्विस स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग। तो उसी के बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ पर जानेंगे कि बेसिकली हम बीसी एसबीआई के बारे में जानेंगे। ठीक है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हमें इस लेक्चर में जानना है फ्रेंड्स। ओके, तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, नवंबर 2003 में आरबीआई ने एक कॉन्स्टिट्यूट किया, एक कमेटी बनाई, प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज करके। ठीक है, तो एक कमेटी नवंबर 2003 में आरबीआई द्वारा बनाई गई, जिसका नाम था प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। और ये किसकी चेयरमैनशिप में बनाई गई थी? श्री एस तारापुर, जो कि उस समय आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। और जो ये कमेटी बनाई गई थी फ्रेंड्स, वो किसकी चेयरमैन इसका कौन था? एस तारापुर जी थे। ठीक है, और कमेटी का नाम था प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। और इस कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमेटी वाज टू एड्रेस द इशू रिलेटिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज टू कॉमन मैन। आम आदमी को पर्याप्त बैंकिंग की सुविधाएं मिलें, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, जो भी इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना ही इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का? इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि कॉमन मैन को, कॉमन पीपल को एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हों। ठीक है, और इसे जो अवेलेबल ना होने, मतलब अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, उसमें जो भी इशूज आ रहे हैं, हमें उसे रिजॉल्व करना, एड्रेस करना था। वही इस कमेटी का एम था कि हमें कॉमन मैन को एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करवानी है। द मैंडेट टू कमेटी इंक्लूडेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर दैट इनहिबिटेड द अटेनमेंट ऑफ बेस्ट कस्टमर सर्विसेज। तो मतलब कहने का ये हुआ कि कमेटी ने क्या किया, कमेटी ने क्या किया कि मतलब उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जो कि बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो कमेटी ने इंक्लूड किया है इसमें कि उन फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एंड सजेस्टिंग स्टेप टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। और उसी के आधार पर स्टेप्स भी सजेस्ट किए ताकि जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं उसको, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया सके इंडिविजुअल कस्टमर को, जो भी बैंकिंग सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब बात एकदम क्लियर हो जाती है कि नवंबर 2003 में क्या हुआ। नवंबर 2003 में आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जिसके हेड कौन थे? श्री एस तारापुर जी थे, जो कि डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, उसके बाद में मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का? वो ये था कि कॉमन पीपल को बैंकिंग की सर्विसेज उपलब्ध रहें, है ना, अवेलेबल रहें, अच्छी बैंकिंग सर्विसेज मिले, ये इसी, और अगर नहीं मिल पा रही तो उसके लिए जो भी इशूज आ रहे हैं उसको एड्रेस करना, उसको रिजॉल्व करना इस कमेटी का मेन एम था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था। फिर इसमें क्या हुआ कि कमेटी ने क्या किया, उन सभी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जो कि अगर अवेलेबल हों तो अच्छी कस्टमर या बेस्ट कस्टमर सर्विस बैंक प्रोवाइड कर सकता है। उनके लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और उन्हीं के आधार पर वो स्टेप सजेस्ट किए ताकि जो है बैंकिंग, जो हमारी बैंकिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल कस्टमर को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो उन सभी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जो कि रिस्पॉन्सिबल है अच्छी या बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और उन्हीं के आधार पर जो उनमें कमियां पाई गई, उनके आधार पर कैसे हम कस्टमर को जो सर्विस देते हैं उसमें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए स्टेप भी सजेस्ट किए। ठीक है, तो इसमें कमेटी ने क्या फेल्ट किया? कमेटी फेल्ट दैट इन एन एफर्ट टू continuously upgrade the package of services that bank offer to customers, there was a need for benchmarking services। ठीक है, तो कमेटी ने ये चीज़ महसूस की कि होता क्या है कि बैंक जो है अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहते हैं, पैकेज ऑफर करते रहते हैं। जैसे पहले सेविंग अकाउंट ऑफर किया, फिर सेविंग अकाउंट के साथ में आपने डेबिट कार्ड भी ऑफर करना शुरू किया, धीरे धीरे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भी उसके पैकेज में ही शामिल हो गई। फिर स्वीप अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट आया, जिसमें
कस्टमर के एक जैसे 1 लाख रुपए तक या 50,000 रुपए तक जो है कस्टमर का नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट का, उसके बाद का जितना अमाउंट होता है उस पे एफडी का इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी सर्विस की पैकेजेस को अपग्रेड करते रहे, ठीक है। तो कमेटी ने ये महसूस किया कि मतलब हमें एक बेंचमार्क सेट करने की ज़रूरत है, जो भी ये सर्विस अब आप कस्टमर को ऑफ़र कर रहा है बैंक, वहाँ पर एक बेंचमार्क हो, मतलब हम एक क्राइटेरिया सेट कर दें। जैसे मान लीजिए जो है बीसीएस जो ये कमेटी है उसने ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है। मान लीजिए कमेटी ने ये कहा कि कोई भी बैंक अगर कस्टमर खाता खोलता है तो मिनिमम बैलेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं रखेगा। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई भी बैंक जो है मिनिमम बैलेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं रखेगा। यानी कि अगर कोई कस्टमर आता है और जीरो बैलेंस से खाता खुलवाता है तो आप उसको ओपन करेंगे, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखेंगे कि आपको 5,000 देना पड़ेगा या 2,000 रुपये इनिशियली डिपॉजिट करना पड़ेगा तभी हम आपका अकाउंट खोलेंगे। तो अगर जो है मतलब ऐसा हम बेंचमार्क सेट कर दें, या फिर जो है बैंक ने ये कहा कि या इस कमेटी ने ये ऑफ़र किया कि आप चाहे जब भी किसी कस्टमर को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इश्यू करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपए चार्ज कार्ड इश्यू करने के लिए लगा सकते हैं। तो एक बेंचमार्क सेट हो गया कि हाँ, अब 300 रुपए से ज़्यादा किसी भी कस्टमर से हम डेबिट कार्ड इश्यू करने के लिए नहीं वसूल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से एक बेंचमार्क सेट करने की ज़रूरत को महसूस किया इस कमेटी ने, ठीक है? जितनी भी सर्विसेज़ बैंक ऑफ़र करते हैं, उनको एक बेंचमार्क अगर हम बना दें, तो हम कम से कम कंपेयर कर पाएँगे कि हाँ, जो सर्विसेज़ बैंक दे रहा है, वो ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो बेंचमार्क की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? तो आफ्टर एन इन डेप्थ स्टडी एट ग्रास रूट लेवल, मतलब ज़मीनी स्तर पर जाकर के गहराई से जब ये स्टडी की गई, कमेटी कंक्लूडेड दैट देयर वाज़ ए इंस्टीट्यूशनल गैप फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक अगेंस्ट अ बेंचमार्क रिफ्लेक्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, कोड एंड स्टैंडर्ड। तो जब मतलब ग्रास रूट लेवल पर मतलब क्या कहते हैं ज़मीनी स्तर पर गए और उन्होंने गहराई में स्टडी किया जब कमेटी ने, तो उन्होंने ये पाया कि एक गैप में है कि हम बैंक की परफॉर्मेंस को किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट जो है मेजर नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि कस्टमर ने एक कंप्लेंट की, सर जो है मेरे खाते से पैसे कट गए हैं या ऐसे चार्ज कट गए हैं जो, या मान लीजिए कोई चार्ज है जो 2 बार कट गया है और मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है, उसने बोला कि सर जो है मेरे खाते से एसएमएस चार्जेज़ 2 बार डिडक्ट हो गए हैं। तो अब एक बेंचमार्क होना चाहिए कि अगर ऐसा कंप्लेंट कस्टमर का आता है तो बैंक को कितने दिन में 3 वर्किंग डे में क्या इसे रिज़ॉल्व करना है? तो अगर ऐसा गाइडलाइन सेट हो कि हाँ 3 वर्किंग डे में रिटर्न करना है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएँगे कि जैसे मान लीजिए अब यही एसबीआई में कोई कस्टमर गया, उसने कंप्लेंट की कि मेरे एसएमएस के डबल चार्जेज़ कट गए हैं, एसबीआई ने 1 दिन के अंदर रिटर्न कर दिया। दूसरे बैंक में वो गया और पता चला कि उसका जो डबल पैसा कटा हुआ है, उसमें से रिटर्न जो है उसको 3 दिन बाद हुआ। कोई बैंक में गया, वहाँ 5 दिन लग गए, किसी बैंक में 8 दिन लग गए। तो अभी हमारे पास में एक क्राइटेरिया है ना, बेंचमार्क है कि हाँ 3 दिन के अंदर-अंदर में ये इश्यू रिज़ॉल्व होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? इसमें से कौन-कौन से बैंक हैं जिन्होंने इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया? यहाँ पर एक एसबीआई, बाकी ये 2 बैंकों ने किया, ये 2 बैंक जो है इसमें नहीं खरे उतरे। तो वही कहने का मतलब है कि हम मेजर कैसे करें कि कौन-सा बैंक अच्छी सर्विसेज़ दे रहा है, कौन-सी नहीं दे रहा है? तो उसके लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए, एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए, ताकि हम कम से कम कंपेयर कर पाएँ। तो उस समय तक मतलब ये जब हम बात कर रहे हैं, जब ये कमेटी बन रही है फ्रेंड्स 2003 के आस-पास तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं था कि हम तुलना कर पाते, कंपेयर कर पाते कि हाँ, जो सर्विसेज़ मिल रही हैं वो सही मिल रही हैं फ्रेंड्स, ओके। तो इन डेप्थ स्टडी की गई ग्रास रूट लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर जब जाकर के कमेटी ने देखा तो उसने ये महसूस किया कि एक गैप है, इंस्टीट्यूशनल गैप है कि हम किसी बैंक की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पा रहे हैं किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट में। ताकि ये पता चल पाए कि हाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कोड और स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, वो चीज़ का अभी आइडिया नहीं लग रहा था। देयरफॉर इसीलिए कमेटी रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ, इसी जगह पर इसी वजह से एसएस तारापुर द्वारा जो कमेटी हेडेड थी, उसने रिकमेंड किया कि हम सेटअप करेंगे या आपको सेटअप करने की ज़रूरत है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप करे बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बैंकिंग कोड्स है और स्टैंडर्ड्स बोर्ड है ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एस का कन्फ्यूजन करके क्वेश्चन कई बार गलत करवाते हैं। वो क्या करेंगे, बैंकिंग कोड कर देंगे, है ना। तो बैंकिंग कोड्स एंड नॉर्मली इतना माइन्यूट सा डिफरेंस नहीं देते हैं, पर फिर भी ध्यान रखिएगा। तो बीसीएसबीआई के सेटअप करने की रिकमेंडेशन कर दी इस कमेटी ने। इस कमेटी ने कहा कि आप बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट करिए, ठीक है। तो आरबीआई को जो रिकमेंडेशन गई तो उन्होंने सेटअप कर दिया। अकॉर्डिंगली बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया बीसीएसबीआई सेटअप कर दिया गया 18 फरवरी 2006 में। हम डेट नहीं याद रखेंगे लेकिन ईयर याद रखने की कोशिश करेंगे कि 2006 में बीसीएसबीआई, है ना, बीसीएसबीआई बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ
इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है। कब हुआ है फ्रेंड्स? 2006 में। और ये किसके द्वारा किया गया? कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों के द्वारा, दोनों इसमें शामिल थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल था और सारे बैंक भी इसमें शामिल थे। अब अगला सवाल जो आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि क्या बीसीएसबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, जो कोड हैं, वो क्या कंपल्सरी हैं, मैंडेटरी हैं, क्या लीगल हैं, क्या इन्हें कानूनी तौर पर लागू किया जाता है, ये मैंडेटरी होते हैं, कंपल्सरी होते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि ये बीसीएसबीआई का जो कोड है वो वॉलंटरीली है, मतलब आप चाहो तो अप्लाई करो, अगर आप नहीं चाहते तो आप मत अप्लाई करो, आपकी बैंक की मर्जी के ऊपर है। तो ये वॉलंटरली कोड होता है। जैसे आप मुझे वॉलंटरली पैसा देते हैं और नहीं देते हैं, तो पैसा देना चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, है ना? वॉलंटरली है, कंपल्सरी नहीं है। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात है कि बीसीएसबीआई जो है वो वॉलंटरली कोड होता है, व्हिच सेट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर बैंक्स टू फॉलो व्हेन दे आर डीलिंग विद इंडिविजुअल कस्टमर। तो ये जो बीसीएसबीआई जो कोड है, वॉलंटरी कोड है फ्रेंड्स, वो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है बैंकिंग प्रैक्टिसेस की, जो बैंक को फॉलो करनी होती है जब भी आप इंडिविजुअल कस्टमर के साथ में डील करते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं तो मिनिमम स्टैंडर्ड इतना आपको मेंटेन करना होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर हम ये गाइडलाइन कर दें कि जो है एक डेबिट कार्ड इशू करने की ज़्यादा से ज़्यादा आप कीमत 300 रुपये वसूल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो ये हो गया मिनिमम स्टैंडर्ड। अब हर एक बैंक को 300 से ज़्यादा नहीं ले सकता, वो चाहे जितना भी उसको महंगा डेबिट कार्ड क्यों ही पड़ता हो। ठीक है फ्रेंड? द कोड डज नॉट रिप्लेस आर सुपरसीड रेगुलेटरी आर सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन बाई आरबीआई। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक तो ये वॉलंटरी कोड होता है, मतलब फोर्सफुल नहीं है, मर्जी के ऊपर है, बैंक चाहे तो अडॉप्ट करे, बैंक चाहे तो ना अडॉप्ट करे। प्लस अगर मान लीजिए कहीं पर कंट्राडिक्शन होता है कि आरबीआई की इंस्ट्रक्शन आती हैं और कोड में कंट्राडिक्शन होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आरबीआई की जो रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन है वो उनको सुपरसीड नहीं करता है, यानी कोड नीचे रहेगा, आरबीआई की गाइडलाइन ऊपर रहेंगी। क्लियर होता है ये बात कि नहीं? है ना? तो कोड डज नॉट रिप्लेस, कोड रिप्लेस नहीं करता है, ना ही सुपरसीड करता है। जो भी गाइडलाइन आरबीआई द्वारा इशू की जाती है, ना तो उसको रिप्लेस करता है और ना ही उसे सुपरसीड करता है। यानी अगर कोड में जो बात लिखी गई है और आरबीआई की इंस्ट्रक्शन में जो बात लिखी गई है, उसमें हमेशा जीत जो है आरबीआई की इंस्ट्रक्शन की होगी, कोड नीचे चला जाता है फ्रेंड्स, ऐसे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, ठीक है? तो बैंकों को बैंक बिल कंप्लाई विथ सच इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आरबीआई द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन जो है इशू किए जाएंगे, जो भी डायरेक्शन इशू किए जाएंगे टाइम टू टाइम फ्रेंड्स, उनको बैंकों को कंप्लाई करना होगा। कोड को इग्नोर भी किया जा सकता है वहाँ पर, क्योंकि कोड रिप्लेस नहीं करता, ना ही सुपरसीड करता है रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात यहाँ पर हमें क्लियर हो जाती है। तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई कि जो है डेप्थ में जब एनालिसिस की गई तो ये पता चला कि जो है हम बैंकों की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं मेजर कर पा रहे हैं? क्योंकि कोई बेंचमार्क नहीं है हमारे पास में जिसके अगेंस्ट हम ये कंपेयर कर पाएँ कि हाँ, ये इसकी सर्विसेज अच्छी हैं, इस बैंक की सर्विसेज खराब हैं। ठीक है? तो इसीलिए जो कमेटी थी, एसएस तारापुर जिसके हेड थे, एसएस तारापुर जो कि डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के किसी समय पे, उनकी रिकमेंडेशन पर इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि आप जो है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कीजिए, यानी कि जो है सेटअप करिए, बीसीएसबीआई बनाया जाए। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर बीसीएसबीआई बना। ठीक है? बीसीएसबीआई जो है आरबीआई और बैंकों के कंबाइंड एफर्ट के द्वारा 2006 में इस्टेब्लिश हो गया, 18 फरवरी 2006 को इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है? बीसीएसबीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था, आरबीआई और बैंक के कंबाइंड एफर्ट से हुआ था। बीसीएसबीआई जो कोड हैं फ्रेंड्स, वो वॉलंटरी कोड होते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं होते, कोई लीगल नहीं होते हैं, कानूनी तौर पर इनको लागू नहीं किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते हैं, ये वॉलंटरली होते हैं। जब जो बैंक अडॉप्ट करना चाहता है वो कर सकता है, जो नहीं करना चाहता है वो नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और ये जो आपके बीसीएसबीआई के जो कोड हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं बैंकिंग प्रैक्टिसेस की, बैंकिंग की प्रैक्टिसेस के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं बैंकों के लिए। जब भी इंडिविजुअल कस्टमर के साथ कोई बैंक डील करेगा तो उसे मिनिमम क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी, मिनिमम कितनी सर्विस की लेवल को रखना, मेंटेन करना होगा, उसी के बारे में है बीसीएसबीआई का कोड फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में ये जो कोड है वो ना तो रिप्लेस करता है और ना ही सुपरसीड करता है। जो भी रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन आरबीआई द्वारा इशू की जाती हैं, उनको ना तो ये रिप्लेस कर सकता है, ना ही सुपरसीड कर सकता है। यानी सुपरसीड हमेशा कौन करेगा? आरबीआई की गाइडलाइन करती हैं। तो बैंकों को आरबीआई के द्वारा जो भी गाइडलाइन टाइम टू टाइम इशू की जाती हैं, उनको बैंकों को फॉलो करना होगा। अगर कोड जो है, कोड और आरबीआई की गाइडलाइन के बीच में कंट्राडिक्शन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आरबीआई की गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे, कोड को वहाँ पर हम
भूल जाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि ये वॉलंटरी कोड है, तो इसलिए वैसे भी हम ध्यान रख सकते हैं कि जब जब मैंडेटरी है ही नहीं तो फिर इग्नोर भी किया जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, प्लस एक और बात ध्यान रखेंगे कि जो बीसीएसबीआई है फ्रेंड्स, वो किसी इंडिविजुअल कस्टमर के ग्रेवियंस को रेड्रेसल करने का फोरम नहीं है। ध्यान रखेंगे, बीसीएसबीआई इज नॉट ए फोरम फॉर रेड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल ग्रेवियंस। लोगों के जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, बैंकों से जो शिकायतें हैं, उनको दूर करने के लिए कोई फोरम नहीं बनाई गई है बीसीएसबीआई। ये बात एकदम क्लियर कट यहाँ पर समझिएगा। बीसीएसबीआई कहता है कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है, आपको ये बातें फॉलो करनी है। 7 दिन के अंदर में अगर एटीएम में पैसा नहीं निकलता है तो 7 वर्किंग डे में आपको पैसा लौटाना है। ये बात बीसीएसबीआई बोलता है कि आपको मिनिमम 7 दिन, मतलब 7 दिन में पैसा लौटा देना है। बस बीसीएसबीआई का रोल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब पैसा आपका वापस लौटा 7 दिन में या नहीं लौटा, वो चीज़ बैंकिंग लोकपाल या फिर जो अदर शिकायत के तरीके हैं वहाँ से किए जाएँगे। बीसीएसबीआई आपके जो ग्रेवियंसेस है उसको जो है रेड्रेसल नहीं करेगा, उनको सॉल्व नहीं करता है। तो ये बात भी हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा कि बीसीएसबीआई जो है आपका बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, वो एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है। ध्यान रखेंगे, इट इज़ रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी। और किस एक्ट के तहत? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बीसीएसबीआई एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है। क्लियर हो गया? तो ये ना तो पार्टनरशिप फर्म है, ना कंपनी है, ना प्राइवेट फर्म है, ना पब्लिक फर्म है। ये क्या है? ये एक सोसाइटी है। बीसीएसबीआई एक सोसाइटी है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब जो अपनी स्वायत्ता रखती है, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है, अपने हिसाब से ही फंडिंग करती है, सारा कुछ अपने हिसाब से चलाती है। तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये बात हमें क्लियर हो गई। तो बीसीएसबीआई पहली बात ये हो गया कि ये एक सोसाइटी है जिसे रजिस्टर्ड किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। और दूसरी बात ये हो गई, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इट मॉनिटर्स एंड असेसेस द कंप्लायंस विद द कोड एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर टू व्हिच कस्टमर बैंक्स एग्री टू। तो इसका काम क्या होता है? ये मॉनिटर करता है, एसेस करता है, असेसमेंट करता है द कंप्लायंस विद द कोड्स एंड मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर सर्विसेज। जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड जो है बीसीएसबीआई ने सेट किए हैं, जो भी बैंकिंग के लिए कोड बनाए हैं बीसीएसबीआई ने, उनमें कितना कंप्लायंस हो रहा है बैंकों के साथ में, उसको मेजर करना, उसको मॉनिटर करना, उसको एसेस करने का काम होता है आपका किसका? बीसीएसबीआई का फ्रेंड्स। ओके, और विथ व्हिच द बैंक एग्री टू, बैंकों को जिन बैंक, चूंकि ये वॉलंटरी कोड है तो बैंक जिस चीज़ के लिए एग्री होंगे उन्हीं चीज़ों को ही मॉनिटर करना होता है। जो बैंक एग्री नहीं करेगा उस बैंक के साथ में हम मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। द नेम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का नेम क्या है? सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड है, नेम वही है द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है फ्रेंड्स? मुंबई में। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात कर ली। बीसीएसबीआई जो है एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है, अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका काम होता है जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया गया है, जो भी कोड बीसीएसबीआई द्वारा किए दिए गए हैं, उनका कंप्लायंस करवाना। ठीक है, और ये देखना कि मतलब जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड हमने कस्टमर के लिए सेट किए हुए हैं, क्या बैंक उनको फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग करना, उसका असेसमेंट करना, ये सारे काम बीसीएसबीआई करता है। सोसाइटी का नाम क्या है? द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है बीसीएसबीआई का? तो ध्यान रखेंगे, मुंबई में है फ्रेंड्स। ओके, मेंबर्स ऑफ बीसीएसबीआई के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं। तो देखिए, मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी शैल बी ओपन टू ऑल बैंक्स दैट साइन द कोवेनेंट, यानी रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे विथ सोसाइटी एग्रीइंग टू कंप्लाई विद द कोड्स एंड स्टैंडर्ड। पहले ही बताया कि ये वॉलंटरी कोड है, इसलिए कंपलसरी नहीं है। मेंबरशिप सभी बैंकों के लिए खुली हुई है, किसी बैंक पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सोसाइटी की मेंबरशिप कोई भी बैंक ले सकता है, बशर्ते कि उसे साइन करना होगा, उसे मुहर लगानी होगी, साइन करना होगा, एक एग्रीमेंट साइन करना होगा विथ सोसाइटी के साथ में। और इस बात के लिए एग्री करना होगा कि वो कोड और स्टैंडर्ड को कंप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो भी बैंक इसका मेंबर बनता है सोसाइटी का, उसको एक रिटन एग्रीमेंट करना पड़ता है, कोवेनेंट करना पड़ता है कि हाँ, हम आपके जो कोड और स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गई बात? तो मेंबरशिप कौन मेंबर बन सकता है? तो इट इज़ ओपन टू ऑल द बैंक्स, बशर्ते कि उन्हें जो है एक रिटन एग्रीमेंट करने की ज़रूरत होती है।
A bank agreeing to comply with the code and standards shall make an application to the society along with such fee। ठीक है, तो अगर कोई बैंक एग्री करता है कि वो जो कोड और स्टैंडर्ड है BCSBI का जो भी कोड और स्टैंडर्ड है हम उसको कंप्लाई करने के लिए अगर तैयार हैं, अगर कोई ऐसा बैंक एग्री करता है तो उसे एक एप्लीकेशन देना होगा सोसाइटी को, और साथ ही साथ कोई फीस अगर लगती है तो उसको भी उसे पे करना पड़ेगा, और ये फीस जो है समय के साथ साथ बदलती रहती, जो भी उस समय की फीस हो उतनी फीस पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में सोसाइटी को जो है सेल मेंटेन लिस्ट ऑफ मेंबर बैंक्स विद देयर एड्रेसेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रूल 1971 महाराष्ट्र का, क्योंकि इनका मुंबई में हेड ऑफिस है इसलिए इन्हें जो रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रूल 1971 महाराष्ट्र वाला फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सोसाइटी को एक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी अपने सभी बैंकों, मान लीजिए जो है 55 बैंक अगर इसके मेंबर हैं तो बैंक, पहले बैंक का नाम, उसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस, इसी तरीके से दूसरे का, इसी तरीके से तीसरे, पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए। तो सोसाइटी शैल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ मेंबर बैंक्स विद देयर एड्रेसेस इन अकॉर्डेंस विद द, जो भी प्रोविजन है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के उसी के हिसाब से इनको एक लिस्ट बनानी पड़ती है फ्रेंड्स। ओके, और अ मेंबर बैंक शैल पे एनुअल सब्सक्रिप्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाई सोसाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो पहली बार जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं इस सोसाइटी को, ठीक है, तो उस समय आपको एप्लीकेशन देना होता है, साथ ही साथ अगर कोई फीस है तो वो भी पे करनी पड़ती है। उसके अलावा एनुअल सब्सक्रिप्शन भी पे करना पड़ेगा। अगर साल भर में जो है आपको मान लीजिए सोसाइटी ने कहा है कि हर साल 3000 रुपये बैंकों को पे करना पड़ेगा, तो ये एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस हो गई, और उसे सोसाइटी को टाइम टू टाइम हर साल मेंबर बैंक को पे करना पड़ता है। अब अभी प्रेजेंट लिस्ट जो 18 मई 2021 की है, अभी रिसेंटली मैंने देखी है जो, उसके हिसाब से इसके मेंबर्स में जो सोसाइटी है BCSBI, उसके मेंबर्स में 55 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है फ्रेंड्स, जिसमें आपके पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन तीनों तरीके के बैंकों को मिला करके 55 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, 18 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, 34 RRBs हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, और 3 स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी सर कि जो है आप कम से कम जो ये डिजिट्स होती हैं इनको इंग्लिश में बोला करिए, तो इसलिए जो है मैं इसे इंग्लिश में बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो 55 जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसमें आपके पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक हैं। 18 जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, 34 RRBs हैं, और 3 स्मॉल बैंक्स हैं। तो ये थोड़ा सा फिगर्स अगर याद रख पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 स्मॉल बैंक हैं, ये बात याद हो जाती है। 34 RRBs हैं, वो भी याद रहती है। 55 हमारे जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, ये याद रखिएगा। 18 जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये हो गई अभी की लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात यहाँ तक हमने काफ़ी हद तक क्लियर कर ली। मेंबरशिप के बारे में हमने बात की, BCSBI की मेंबरशिप के बारे में हमने ये जाना कि ये सभी बैंकों के लिए ओपन है, किसी बैंक पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी बैंक चाहे वो हमारी मतलब BCSBI सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ज्वाइन करने की शर्त यही है कि उसको एक रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा सोसाइटी के साथ में, और इस बात के लिए एग्री होना होगा कि हाँ हम आपके कोड और स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेंगे। और एक बैंक जो भी इस कोड को कंप्लाई करने के लिए तैयार होता है उसे एक एप्लीकेशन देनी होगी सोसाइटी को, साथ ही साथ अगर कोई फीस अप्लीकेबल है तो वो भी देनी पड़ती है सोसाइटी को। जो यहाँ का महाराष्ट्र का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत अपने सभी मेंबर्स की एक लिस्ट मेंटेन करनी होगी अलॉन्ग विद देयर एड्रेसेस, और ये जो भी प्रोविज़न है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट उसके तहत ऐसा किया जाता है। और इसके अलावा जो मेंबर बैंक हैं उसको पहली बार तो रजिस्ट्रेशन करने का चार्ज देना ही होगा, उसके अलावा सालाना जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस है उसको भी जो है सोसाइटी टाइम टू टाइम बताती रहती है, वो एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी इसलिए होती है क्योंकि सोसाइटी को भी ऑटोनॉमस है, सोसाइटी ऑटोनॉमस है तो उसको भी फंड की नीड होती है। अगर एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलता रहेगा तो वो भी वर्किंग करते रहेंगे फ्रेंड्स। ओके, प्रेजेंट लिस्ट जो है एज ऑन 18 मई 2021 में, उसमें 55 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, 34 RRB हैं, 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और 18 जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं फ्रेंड्स आपके, जो इस समय इनसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए इनकी लिस्ट 55 की आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, है ना, जो प्रोविज़न के हिसाब से ये साल में किस्तें भरते हैं। जब इन्होंने ज्वाइन किया होगा तो इन्होंने जो है सब्सक्रिप्शन दिया होगा, और साथ ही साथ में इन्होंने एप्लीकेशन भी सोसाइटी को दिया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो इतनी बातें हो जाती है फ्रेंड्स आपकी सोसाइटी जो हमारी BCSBI के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी BCSBI है उसका मेन एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए मेन एम और ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि हम जो है कस्टमर को चाहते हैं कि जो फेयर ट्रीटमेंट है वो मिले, कस्टमर को जो मिनिमम स्टैंडर्ड है सर्विसेज का वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो टू प्लान, इवॉल्व, प्रिपेयर, डेवलप, प्रमोट एंड पब्लिश वॉलंटरी कॉम्प्रिहेंसिव कोड एंड स्टैंडर्ड फॉर बैंक फॉर प्रोवाइडिंग
फॉर फेयर ट्रीटमेंट टू देयर कस्टमर। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव और एम है वो ये है कि प्लान कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, डेवलप कीजिए, प्रमोशन कीजिए, उसका पब्लिश कीजिए, जो भी वॉलंटरी कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाते हैं बीसीएसबीआई का, जो भी वॉलंटरी कोड है, मैंने आपको बताया नहीं वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव कोड जो भी बनता है उसको जो है पब्लिश कीजिए, डेवलप कीजिए, प्रिपेयर करिए, है ना, इवॉल्व कीजिए, बढ़ाइए चीज़ों को और सही करिए, है ना, ये सारे काम उनको करने होते हैं ताकि जो कस्टमर है वो उसको फेयर ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, इतना कोड्स और स्टैंडर्ड बैंकों के लिए बना दीजिए ताकि जो है हर एक कस्टमर को फेयर ट्रीटमेंट मिल सके। टू फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस वॉच डॉग। ठीक है, वॉच डॉग की तरह जो निगरानी करने वाला होता है उसे वॉच डॉग कहते हैं फ्रेंड। तो इसका टू फंक्शन एज ए इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑटोनॉमस होना चाहिए, स्वायत्त होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, एक तरीके से कह सकते हैं ना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, है ना। टू मॉनिटर एंड टू इंश्योर दैट द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड voluntarily adopted by banks are adhered to in true spirit by bank in delivering the services as promised टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, तो इसका काम होगा कि ये वॉच डॉग की तरह काम करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, ऑटोनॉमस होगा, मतलब कहने किसी के दबाव में नहीं आएगा। जो कहने का मतलब यह है कि जब ये वॉच डॉग की तरह काम कर रहा है तो ये किसी के दबाव में नहीं आएगा कि सांसद या मंत्री के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, सरकार के दबाव में भी नहीं आने की जरूरत। इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमसली काम करेगा और ये मॉनिटर करेगा और साथ ही साथ ये इंश्योर करेगा कि जो भी बैंकिंग कोड्स और स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जिसको वॉलंटरली जो है बैंक ने अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट किया हुआ है भाई, साइन करके एग्रीमेंट करके जो है वॉलंटरली अडॉप्ट किया हुआ है, उस कोड और स्टैंडर्ड को बैंक एडहर कर रहे हैं, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और एक ट्रू स्पिरिट में जो है बैंक अपनी सर्विसेज को जब कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं तो उसे ट्रू स्पिरिट में फॉलो कर रहे हैं। जो उन्होंने अपने कस्टमर से सर्विस डिलीवर करने के वादे किए थे उसी हिसाब से ही कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, टू कंडक्ट एंड अंडरटेक रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट कोड्स एंड स्टैंडर्ड करंटली इन वोग्यू इन एंड आउटसाइड इंडिया। इनका काम ये भी होगा, बीसीएसबीआई का काम होगा कंडक्ट करना और अंडरटेक करना रिसर्च। रिसर्च करेंगे, रिसर्च कंडक्ट करेंगे कि जो भी कोड्स और स्टैंडर्ड इस समय जो है फैशन में है, वो भी मतलब फैशन होता है, चलन में होता है भारत में या भारत के बाहर, जो भी कोड और स्टैंडर्ड जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में चल रहे हैं फ्रेंड्स, चाहे हमारे देश में चाहे विदेश में, उनको जो है रिसर्च करनी होगी और अगर वो बेस्ट लगते हैं तो उनको अडॉप्ट करना होगा, उन्हें शामिल करवाना होगा हमारे देश में भी। टू इंटर इनटू कोवेनेंट विथ बैंक्स ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ कोड्स एंड स्टैंडर्ड एंड फॉर दैट पर्पज टू ट्रेन एम्प्लॉय ऑफ सच बैंक अबाउट बैंकिंग कोड्स। तो इन यहाँ पर भी एक एग्रीमेंट टाइप का किया जाएगा कि जो कोड्स और स्टैंडर्ड हैं उनके लिए एक ऑब्जर्वर के तौर पर बीसीएसबीआई काम करेगा, ऑब्जर्वेंस करेगा, मतलब जो है हर चीज़ को देखेगा, ब्रांचों को विजिट करेगा, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है, जो कस्टमर की कंप्लेंट आती है उसको देखेगा, जो बैंकिंग लोकपाल के पास कंप्लेंट जाती है उसको देखेगा और इस तरीके से वो जो है एक ऑब्जर्वर का काम करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा। बैंकों के जो बैंकों ने इनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है उनके एम्प्लॉयों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा बैंकिंग कोड्स के बारे में, ताकि कस्टमर बैंक के जो स्टाफ है उनको ये पता तो हो कि बैंकिंग का कोड और स्टैंडर्ड क्या है, ताकि तभी तो वो अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे फ्रेंड्स के। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव। बीसीएसबीआई का मेन एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कुल मिलाकर के इनका एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कोड और स्टैंडर्ड है उसको बैंक अडॉप्ट करें और फॉलो करें, सिंपल है ना। तो इनका जो मेन एम ऑब्जेक्टिव है टू प्लान करना, प्रिपेयर करना, डेवलप करना, क्या कॉम्प्रिहेंसिव कोड और स्टैंडर्ड डेवलप करना है, प्रिपेयर करना है, उसे प्रमोट करना है, पब्लिश करना है, न्यूज़पेपर में छापेंगे, हर जगह छापेंगे, ठीक है, पम्पलेट बांटेंगे, जैसे भी करके, ताकि जो है हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करें, जो भी कोड और स्टैंडर्ड है बैंकों का उसको जो है अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो कस्टमर है उसको फेयर ट्रीटमेंट मिल सके। जब भी वो बैंकों से कोई सर्विस रेंडर करे या ले तो उसे फेयर ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, और टू फंक्शन एज ए इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस वॉच डॉग, इसका काम होगा कि एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस वॉच डॉग की तरह मॉनिटरिंग करना है इसे, और इंश्योर करना है कि जो भी बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बीसीएसबीआई ने बनाए हुए हैं, जिसे बैंकों ने वॉलंटरली अडॉप्ट किया हुआ है, उसको बैंक जो है एडहर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और जब भी अपने कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं तो जो भी सर्विसेज प्रॉमिस की गई हैं वो उस सर्विस को कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, ट्रू स्पिरिट में डिलीवर कर रहे हैं। टू कंडक्ट एंड अंडरटेक रिसर्च ऑफ कोड्स एंड स्टैंडर्ड करंटली इन वोग्यू इन
इंडिया एंड आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन्हें जो है रिसर्च भी करनी होगी, जो भी कोड्स और स्टैंडर्ड हैं वो जो चलन में है, प्रचार में है, इसमें फैशन में है, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे दूसरे देश में जो चलन में चल रहा है, मतलब कहने का जो कोड इस समय उसको उसकी रिसर्च करना है और अगर वो अच्छे लगते हैं तो हमारे देश में उसको ला करके लागू करवाना होगा। इसके अलावा ऑब्जर्वर के तौर पर भी जो है कोड्स और स्टैंडर्ड के ऑब्जर्वर के तौर पर भी बैंक के साथ में ये काम करेंगे, ठीक है। और इसके लिए बैंक के जो एम्प्लॉई हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको बैंकिंग कोड्स और स्टैंडर्ड के बारे में पता चल सके फ्रेंड्स। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि BCSBI का अदर एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन की बात हमने कर ली, अब अदर एम और ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो जनता को पता चले, लोगों को पता चले, कस्टमर को पता चले कि हाँ बैंकिंग स्टैंडर्ड और कोड भी कोई चीज़ है। उसकी वजह इसके लिए क्या करेंगे, टू एडवर्टाइज एंड पब्लिश प्रमोशनल लिटरेचर इन न्यूज़पेपर, प्रमोशन के लिए जो भी लिटरेचर है उसको न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे। अदरवाइज या दूसरे तरीके से अबाउट द कोड्स एंड स्टैंडर्ड, कोड और स्टैंडर्ड के बारे में, फॉर गाइडेंस एंड नॉलेज ऑफ पब्लिक, पब्लिक की नॉलेज के लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनके गाइडेंस के लिए, चाहे वो वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, चाहे एडवर्टीजमेंट किया जाए न्यूज़पेपर में, मैगजीन में छापा जाए, जर्नल्स निकाले जाएँ, टीवी रेडियो पर इसका एडवर्टीजमेंट किया जाए, होर्डिंग लगाई जाए या एनी अदर मोड विच सोसाइटी डीम्ड फिट, ठीक है। जो भी BCSBI जो सोसाइटी है अगर उसको लगता है जिस भी तरीके से, तो उस मतलब कहने का ये है कि कुल मिलाकर के जो बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड है उसके बारे में नॉलेज जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी तरीका है आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। चाहे आप प्रमोशनल मटेरियल जो है न्यूज़पेपर में छापिए, चाहे वेबसाइट पर डालिए, चाहे एडवर्टीजमेंट कीजिए न्यूज़पेपर में, मैगजीन में निकालिए एडवर्टीजमेंट, कुछ जर्नल भी आते हैं उनमें भी निकाला जा सकता है, टीवी और रेडियो का यूज़ किया जा सकता है, होर्डिंग लगाई जा सकती है या कोई और तरीका जिससे भी बैंक मतलब BCSBI जिस भी तरीके से लगता है उससे, कि इससे क्या होगा कि आम आदमी के पास में इस बात की जानकारी जाएगी कि हाँ बैंकिंग जो सर्विसेज हैं उसमें कुछ स्टैंडर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट टाइप की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। टू टेक अप स्पेसिफिक असाइनमेंट्स, है ना, स्पेसिफिक असाइनमेंट्स भी लेंगे, कोई विशेष असाइनमेंट लेंगे। कहने मतलब जैसे हमने असाइनमेंट ले लिया कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं या फिर जितने भी जो है MBA करने वाले ग्रेजुएट्स हैं उनको हम जो है बैंकिंग कोड्स और स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे, एक प्रोजेक्ट टाइप का ले लिया, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि टू टेक अप स्पेसिफिक असाइनमेंट्स इफ एनी इन एरिया कमिंग अंडर सोसाइटी ऑब्जेक्टिव एज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव है उसके तहत कोई प्रोजेक्ट अगर आता है तो उसको असाइनमेंट के तौर पर लेंगे। टर्न की सोल्यूशन, कोई एज प्रोजेक्ट ले लेंगे या टर्न की सोल्यूशन। टर्न की सोल्यूशंस क्या होता है फ्रेंड्स कि टू इम्प्लीमेंट इनटू करंट बिजनेस प्रोसेस विदाउट डिस्ट्रप्शन, मतलब कहने का ये हुआ टर्न की सोल्यूशन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है, वो चल रही है, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग अच्छे से चल रही है, बैंक चाहता है कि इसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐड की जाए। अब अगर ये इंटरनेट बैंकिंग चलती रहे, कोई डिस्टरबेंस ना हो और उसके बावजूद भी हम ये इसमें जो एडवांस फीचर हैं, जो भी हमने चाहा एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, वो अगर हम ऐड कर ले जाएँ बिना इंटरनेट बैंकिंग के डिस्टर्ब हुए, तो उससे ही फ्रेंड्स हम टर्न की सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब कहने का क्लियर हो गया, टर्न की सॉल्यूशन का मतलब समझ गए कि मतलब हमें जो करंट बिजनेस प्रोसेस चल रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे एक सड़क जो है ये चल रही है, मान लीजिए ये रोड है, ये चल रही है, हमें इस पर पुल बनाना है, लेकिन हमें सड़क को रोकना नहीं है, ये चलती रहेगी और पुल भी बन जाएगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वही टर्न की सॉल्यूशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक एग्जांपल था फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। तो अब बिजनेस प्रोसेस चलती रहे और उसके डिस्ट्रप्शन के बगैर अगर हम करंट जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो उसे टर्न की सॉल्यूशन कहते हैं। आर एनी अदर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ इन हाउस रिसोर्सेज आर विथ पार्टिसिपेशन ऑफ आउटसाइड एजेंसी इन ऑर्डर टू फुली इम्प्लीमेंट द कोड। तो कहने मतलब ये है कि कोड को इम्प्लीमेंट करवाना है, चाहे जो है वो एक प्रोजेक्ट बना करके आप कर लीजिए, चाहे टर्न की सॉल्यूशन के तौर पर कर लीजिए, चाहे इन हाउस जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं BCSBI के पास में, जो उनके खुद के स्टाफ हैं उनका यूज करें, बैंकों के जो स्टाफ हैं उनका यूज करें, या आउटसाइड एजेंसी को हायर करें, ताकि जो है फुल्ली कोड को और स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग एंड ट्रेनिंग कोर्सेज, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, लेक्चर एंड सिमिलर अदर एडवर्टाइजिंग रिलेटेड टू कोड एंड स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटिंग सेट कोड एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अब मतलब कहने का ये है कि प्रचार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए हम टीचिंग मतलब क्लासेस लगवाएंगे, ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल करवाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, सेमिनार अरेंज किए जाएंगे, लेक्चर्स दिए जाएंगे, और इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी जो कि कोड और स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी दे सके, इम्प्लीमेंट करवा सके, उसको अरेंज करेगा कौन, BCSBI। अगेन वही सेम बात कही गई है कि जर्नल पब्लिश किए जाएंगे, रिपोर्टें पब्लिश की जाएंगी, पंपलेट बांटे जाएंगे,
बुक्स छापी जाएंगी, बुकलेट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, रिसर्च पेपर इन फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी। तो मतलब सोसाइटी का जो एम है स्टैंडर्ड और कोड के बारे में लोगों को जानकारी देना, उसके लिए जो भी तरीका हो सकता है उस तरीके को अडॉप्ट करेगा BCSBI। टू मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन, है ना, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेगा, या कोई और अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशन अगर है, कोई और दूसरी संस्था ऐसी है, बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेम मतलब जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव हो, उसके साथ में ये कांटेक्ट में रहेंगे। बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन पे करना है, अगर इनरोलमेंट करना है, फाइनेंशियली कुछ पैसे दे करके जैसे भी कोलैबोरेशन करना है, कोऑपरेशन करना है, तो सोसाइटी को अगर ऐसा लगता है तो वो उसके साथ में कांटेक्ट में रहेगा, चाहे उसके लिए उसे सब्सक्रिप्शन देना पड़े। अगर जैसे IBA बोलता है कि BCSBI को हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा तो वो भी देगा, अगर इनरोलमेंट की जरूरत पड़ती तो इनरोलमेंट भी करवाएगा, फाइनेंशियल अगर कुछ पैसे देने पड़ेंगे तो वो भी करेगा, कोलैबोरेट करेंगे, असिस्टेंस देंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे ताकि हम जो है BCSBI का जो ऑब्जेक्टिव है उसको कायदे से लागू किया जा सके। तो अगला है टू इनिशिएट इस्टेब्लिश एंड पार्टिसिपेट इन कोलैबोरेटिव एक्टिविटी विथ अदर इंस्टीट्यूशन। तो अगेन अगर जिनके ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें बैंकिंग के जो कोड और स्टैंडर्ड है उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, उनका भी उद्देश्य यही है कि मिनिमम सर्विस स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, तो उनके साथ में कोलैबोरेट करेंगे, उन इंस्टीट्यूशन के साथ में मिल करके काम करेंगे फ्रेंड्स। ओके, टू इस्टेब्लिश, एक्वायर, मेंटेन एंड मैनेज फैसिलिटीज सच एज ऑफिसेज, अदर एकोमोडेशन, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर। तो इसके अलावा BCSBI जो है मतलब अपना खुद का जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो है लाइब्रेरी बना सकता है, कंप्यूटर सेंटर ले सकता है, अदर एकोमोडेशन ले सकता है, ऑफिसेज बना सकता है। ये सब हम किस लिए कर रहा है BCSBI, या ये सारा काम BCSBI इसलिए कर रहा है ताकि लोगों के पास में इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो इसमें ज़्यादा बातें फ्रेंड्स जो है इस वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा बातें काम की नहीं है। जो ये है कि अदर ऑब्जेक्टिव और एम में अगर पूछा जा सकता है आपसे BCSBI का अदर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो कोड है स्टैंडर्ड है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो, चाहे जिस भी तरीके से, चाहे उसके लिए उन्हें वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़े, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में छापना पड़े, मैगजीन में निकालना पड़े, प्रचार करना पड़े, जर्नल्स पब्लिश करने पड़ेंगे, रिसर्च पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे, टीवी रेडियो पर होर्डिंग लगानी पड़ेगी, जो भी तरीका उनको समझ में आता है वो सारे तरीके अडॉप्ट करके फ्रेंड्स जो है लोगों तक अपनी बात पहुँचानी होती है। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफिक असाइनमेंट्स भी लेंगे, है ना, कोई प्रोजेक्ट है, कोई टर्न की सोल्यूशंस वगैरह है, या इस और उसको करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहे इन हाउस रिसोर्सेज का यूज़ करें, चाहे आउटसाइड एजेंसी की हेल्प लेकर के, ताकि कोड को फुल्ली इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। टीचिंग भी की जा सकती है, क्लासेस ली जा सकती है, ट्रेनिंग अवेलेबल करवाई जा सकती है, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, लेक्चर्स और अदर रिलेटेड एक्टिविटी जो भी अगर हम ले सकते हैं ताकि जो है कोड और स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट किया जा सके। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो टारगेट है वो यही है कि जो जानकारी है वो लोगों तक पहुँचे। जर्नल पब्लिश किए जाएंगे, रिपोर्टें पब्लिश की जाएंगी, पंपलेट पब्लिश किए जाएंगे, बुक्स पब्लिश की जाएंगी, है ना, बुकलेट अवेलेबल करवाइए, रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाएंगे। तो ये सारा क्या है आप देख रहे होंगे, ये एम यही है कि लोगों तक जो है बैंकिंग कोड्स और स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी पहुंचे। इसके अलावा जो अदर संस्थाएं हैं जैसे IBA हो गया, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेगा, और जो सिमिलर कोई इंस्टीट्यूशन, बोर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अगर BCSBI को हेल्प कर सकता है, उसके साथ असिस्टेंस दे सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है, ताकि जो है जो बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड को कायदे से इंप्लीमेंट करवा सके, तो उसके लिए अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह भी देना है, एनरोलमेंट भी करना पड़ता है, तो IBA वहाँ पर आगे बढ़ करके ये काम करेगा फ्रेंड्स। ओके, इसके अलावा अगर किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है ताकि जो है BCSBI के जो एम है उसको आगे बढ़ाया जा सके, तो कोलैबोरेशन किया जाएगा। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो लाइब्रेरी खोल सकते हैं, अदर एकोमोडेशन ले सकते हैं, ऑफिसेस ले सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर भी अवेलेबल करवा सकते हैं, जहाँ पर लोग आ करके जो है मतलब BCSBI के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ ले सकें फ्रेंड्स। ओके, तो यहीं पर ही फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, बाकी बातें अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।